नमस्कार साथियों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर एंड न्यूज के संदर्भ में बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एवं तमाम सारे ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि पर्यावरण एवं ज्योग्राफी एवं इंडियन गवर्नेंस सिस्टम, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट पर हम लोग एक चर्चा का काम करते हैं। उसी संदर्भ में एक इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित और जो पश्चिम एशिया है, जो वेस्ट एशिया है, जो निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उस निरंतर संघर्ष में क्या समस्याएं हैं, आज थोड़ा सा हम लोग बहुत ही गहराई से उस बिंदु को जानने का प्रयास करेंगे कि असल में कारण कौन से हैं कि जो वेस्ट एशिया में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। चूंकि आप जानते हैं, चाहे वर्तमान में ईरान का प्रकरण हो, चाहे इजराइल का प्रकरण हो, यह मामला बहुत ही निरंतर जो है समस्याओं से घिरता हुआ चला जा रहा है। और इस वजह से ये जो भाग आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझेंगे। ये आपका विश्व है, विश्व का एक मैप है। ये जो भाग आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए ये जो भाग है आपका, ये हमेशा निरंतर, जो वेस्ट एशिया का भाग है, ये हमेशा निरंतर जो है संघर्ष की स्थिति में बना हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे ये हो गया आपका ईरान, ठीक है, ये हो गया आपका इराक, ये हो गया सीरिया, ये आप देखेंगे यहां एक देश है छोटा सा, इजराइल है, इधर लेबनान है, ठीक है, इधर इजिप्ट है, ठीक है, ये सऊदी अरबिया है, ठीक है, इधर येमन जैसे देश हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि वेस्ट एशिया में आखिर में वो कौन से कारण हैं कि जो निरंतर संघर्ष की स्थिति आप कई सालों से देख रहे हैं। तो थोड़ा सा कारणों के बारे में जानने का प्रयास करें। चूंकि यह खबर अभी द हिंदू में एक प्रमुख न्यूज़पेपर है, आर्टिकल के रूप में छपा था कि वह कौन से कारण हैं, तो आइए हम लोग कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे जो मेन टॉपिक है वह यही है कि पश्चिम एशिया में लगातार संघर्ष की स्थिति क्यों बनी हुई है। ठीक है, देखिए पहली बात, भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं जो भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है, आप जान रहे हैं ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रतिद्वंदिता पश्चिम एशिया में तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैं बिल्कुल एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चल रहा हूं। जो वेस्ट एशिया है उसमें ईरान और सऊदी अरब के बीच जो प्रतिद्वंदिता है शुरू से एक जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, जो इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने की दोनों देशों की महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित है। चूंकि ईरान के पास भी एक जो आयल है, जैसे पेट्रोलियम से संबंधित, इनके पास भी एक भंडार है। सऊदी अरबिया है, इनका भी आर्थिक रूप से पूरी तरीके से उसी पे अर्थव्यवस्था है इनका भी। तो इन दोनों का जो एक महत्वाकांक्षा है, इन दोनों के बीच जो जो प्रतिद्वंदिता है, इसका इंपैक्ट अन्य देशों पर भी पड़ता है। कैसे? ठीक है, चूंकि आप जानेंगे, थोड़ा सा अगर मैं कारण बताऊं तो आप देखेंगे कि यमन गृह युद्ध में सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के विरुद्ध गठबंधन का नेतृत्व किया था। मैं बात कर रहा हूं कि बहुत पुरानी बात है कि यमन में जब गृह युद्ध चल रहा था तो सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के विरुद्ध
गठबंधन का नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय संकट उत्पन्न हो गया था वहां पे यमन में, ठीक है। तथा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 से वर्ष 2022 के प्रारंभ के बीच लगभग 3,77,000 से अधिक लोगों की मृत्यु की भी सूचना दिया था। वहां पे ऐसी समस्याएं हो रही थी, शरणार्थी की भी समस्याएं हो रही थी। तो ये कुछ पुरानी कारणें हैं, लेकिन हम लोग वर्तमान कारणों पे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या कारण है, तो इस वर्तमान समय आप इसके अतिरिक्त इजराइल और जो ईरान है उनके बीच ऐसी क्यों समस्या है? उनके भी समस्या है क्योंकि इजराइल ईरान को उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं और हिजबुल्लाह को समर्थन के कारण एक खतरे के रूप में देखता है इजराइल। क्योंकि इजराइल नहीं चाह रहा है कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने, ठीक है। क्योंकि इजराइल ने अपनी तकनीक के माध्यम से ईरान की जो परमाणु से संबंधित जो वहां पे एक जो भी डेटा से संबंधित कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर थे, उसको भी हैक कर लिया था, ठीक है। वहां की सारी सिस्टम अपने अकॉर्डिंग कर रहा था इजराइल। तो जिसके कारण साइबर युद्ध की घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। और सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले होते हैं, लेकिन वर्तमान में तो अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष वार के रूप में चल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण हैं। क्योंकि अभी हाल में कारण आप देख रहे हैं कि ये जो इजराइल ने हाल ही में दावा किया कि उसने लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह को भी मार दिया, उसके फिर कमांडर को पहले मारा था। हाल ही में लेबनान में हुए पेजर हमले के लिए भी कथित तौर पर इजराइल ही जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये जो कुछ कारण हैं, अच्छा इसके अलावा और क्या कारण है? धार्मिक संप्रदायवाद और इसका भी एक संघर्ष है। चूंकि वहां पे आपको पता है वेस्ट एशिया में जो मामला है मुस्लिम संप्रदाय का, सुन्नी और शिया विभाजन पश्चिम एशिया में कई संघर्षों का एक प्रमुख कारण भी है। जो कि मुसलमान हैं वो सुन्नी और शिया में विभाजित हैं, ठीक है। जो सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक संघर्षों को उत्प्रेरित करता है, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय भी आप देखेंगे सुन्नी और शिया के रूप में विभाजित हैं। तो इसमें जो एक धार्मिक कारण है ये कि ये लोग सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक संघर्षों को हमेशा बढ़ावा देते हैं। ये भी वेस्ट एशिया में एक जो निरंतर संघर्ष हो रहा है उसका एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या में लगभग 85% सुन्नी समुदाय और 15% शिया समुदाय हैं। ईरान और सऊदी अरब इन गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा है जो महत्वपूर्ण कारण है। अच्छा, एक जो और महत्वपूर्ण कारण है, जैसे आपने सर्वप्रथम हमने बताया सऊदी अरब और ईरान के बीच, क्योंकि तेल की प्रचुरता और संसाधन नियंत्रण, ये भी एक कारक है वेस्ट एशिया में निरंतर संघर्ष का। क्योंकि पश्चिम एशिया में विश्व के लगभग 48% प्रमाणित तेल निक्षेप विद्यमान हैं, जिससे इन संसाधनों पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। और तेल पर आर्थिक निर्भरता ने आंतरिक और बाह्य संघर्षों को उत्प्रेरित किया है। ये किसी छुपा नहीं सकते, ये बात हकीकत है, ठीक है। जैसे इराक कुवैत संघर्ष जो तेल नियंत्रण से प्रेरित था, ठीक है। तो ये निरंतर प्रक्रियाएं चलता रहता है, ठीक है, इन सब कारणों की वजह से, ठीक है। अब मामला जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेंस के दृष्टि से, पीटी के दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से, कि पश्चिम एशिया की योजनाओं पर भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या बात है, ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात। पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो कच्चे तेल के आयात की 60% से अधिक आपूर्ति करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में। वर्ष 2022-23 में इराक रूस के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा रॉ ऑयल डीलर बन गया है इस क्षेत्र में। राजनीतिक प्लांट के कारण रिलायटी ऑयल का इंडिविजुअल इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ सकता है एनर्जी के क्षेत्र में, ठीक है। खैर, भारत ने इन खतरों को कम करने के लिए भारत ने भी अपना रास्ता ढूंढा है। भारत सक्रिय रूप से अपने ऊर्जा संसाधनों में विविधता ला रहा है, जिसमें अमेरिका और लैटिन अमेरिका के साथ रूस भी शामिल है,
ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, प्रवासी भारतीयों से प्राप्त जो विप्रेषण है, जो हमारे भारत से मजदूर जो है श्रमिक वर्ग जाते हैं और वहां पे जाकर के काम करते हैं अपने देश में, वहां से जो वहां की एक करेंसी है, पैसा है, वहां से भेजते हैं। ठीक है। तो पश्चिम एशिया में आप जानते हैं कि 80 लाख से अधिक संख्या में भारतीय प्रवासी धन विप्रेषण के प्रमुख स्रोत हैं। ये बात सही है, जो रेमिटेंस है। ठीक है। चूंकि वर्ष 2021 में भारत को लगभग 87% अमेरिकी डॉलर का विप्रेषण प्राप्त हुआ, जो रेमिटेंस है प्राप्त हुआ, जिसमें लगभग 50% खाड़ी सहायता परिषद देश से प्राप्त हुआ, जो खाड़ी देश है, जो वेस्ट एशिया में स्थित देश है, वहां से प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इससे भी एक समस्या हो सकती है, क्योंकि वहां पे अब मान लीजिए हमारे श्रमिक काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी तो वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, तो फिर दिक्कतें तो हो ही जाएगा। आर्थिक व्यवस्था पर, अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये रहा प्रमुख रूप से एक न्यूज, और फिर आगे की क्लास में अन्य खबरों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।